रेलवे स्टॉक्स बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहे हैं और इन्वेस्टर्स के भी काफी फेवरेट हो चुके हैं। आपने कई बार हमसे इन सारे स्टॉक्स को कवर करने की डिमांड की है एंड हियर वी आर। तो आज हम रेलवे सेक्टर से जुड़ी एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जिसने इन्वेस्टर्स को रिसेंटली मालामाल किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 5 पैसा। मैं हूं देवांशी आशर। तो आज के इस वीडियो में हम देश की अकेली रेलवे डेडिकेटेड NBFC की बात करेंगे जो रेलवेज को असेट्स क्रिएट करने में और प्रोजेक्ट्स को फंड करने में मदद करती है। यस, यू गेस्ड इट राइट, इट इज IRFC, दैट इज इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस वीडियो में हम रेलवे सेक्टर पर फोकस करेंगे, IRFC के बिजनेस को समझेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे एंड लास्टली इस कंपनी के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पर भी फोकस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अ क्विक रिमाइंडर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और सारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी जल्दी से क्लिक कर दीजिए। IRFC इज अ काइंड ऑफ NBFC। तो सबसे पहले NBFCs को समझ लेते हैं। NBFCs बैंक की तरह ही होती हैं, बस ये बैंक्स की तरह डिमांड डिपॉजिट्स नहीं ले सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में इंडिया में कुल 9,500 RBI रजिस्टर्ड NBFCs हैं। मार्च 2020 में पूरी इंडस्ट्री का AUM करीब 24.6 लाख करोड़ रुपीस का था, जो मार्च 2021 में 25.1 लाख करोड़ रुपीस हो गया था और फिर मार्च 2022 की बात करें तो वो बढ़कर 27 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया था। पूरे NBFC सेक्टर के नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो उसमें भी FY24 के फर्स्ट हाफ में करीब 38% तक की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है, विच इज पॉजिटिव। और अब रेलवे सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो अगेन सरकार इस पर खास ध्यान दे रही है, जिसमें रेलवे ट्रैक्स इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत ट्रेन्स, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस इंटरिम बजट में भी रेलवेज को 2.55 लाख करोड़ अलॉट किए गए हैं और IBEF के मुताबिक 2030 तक रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में 50 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश हो सकता है। इंडियन रेलवे सेक्टर देश की GDP में करीब 1.5% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है और इसके लिए ये इंफ्रा पर जोर दे रहा है, जिससे इंडिया के 45% मॉडल फ्रेट को भी सपोर्ट मिलेगा। तो NBFC की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है और साथ ही इंडियन रेलवेज भी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए अब कंपनी पर फोकस करते हैं। तो IRFC की नींव 1986 में रखी गई थी और ये इंडियन रेलवेज की एक फंडिंग आर्म है। ये एक NBFC है जो कि RBI के पास सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है और भारत सरकार की इस कंपनी में 86.36% की शेयर होल्डिंग है। ये कंपनी इंडिया और विदेश की कैपिटल मार्केट से पैसा रेज करती है। इसका लक्ष्य इंडियन रेलवेज की एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज दैट इज EBR रिक्वायरमेंट को पूरा करने का है। FY22 तक ये कंपनी 13,764 लोकोमोटिव्स, 76,735 पैसेंजर कोचेस और 2,65,815 वैगन्स की एक्विजिशन की फंडिंग कर चुकी है। अब कंपनी के ऑपरेशंस पर फोकस करते हैं। द फर्स्ट वन इज लीजिंग ऑफ असेट्स। तो ये कंपनी इंडियन रेलवेज के रोलिंग स्टॉक असेट्स यानी मूवेबल व्हीकल्स जो रेलवे ट्रैक्स पर चलते हैं, जैसे कि लोकोमोटिव्स, पैसेंजर कोचेस एंड फ्रेट वैगन्स एंड प्रोजेक्ट असेट्स को फंड करने के लिए लीजिंग का रास्ता अपनाती है। सबसे पहले लेंडर IRFC को लोन देता है और ये उनके बॉन्ड्स को खरीद लेता है और फिर IRFC इंडियन रेलवेज को लीज पर असेट्स देती है, जिसका समय 30 साल का होता है और इसके लिए IRFC और इंडियन रेलवेज के बीच में एक स्टैंडर्ड लीज अग्रीमेंट होता है। फिर इंडियन रेलवेज IRFC को रेंट देती है, जिससे IRFC लेंडर को समय समय पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट्स पे करती रहती है। सेकेंड वन इज द लेंडिंग। तो ये कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड दैट इज RVNL, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरकॉन, रेल टेल कॉर्पोरेशन और पिपाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनीज को लोन भी देती है। द थर्ड वन इज बोरोइंग। तो ये कंपनी सारे तरीके के बॉन्ड्स दैट इज टैक्सेबल बॉन्ड्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स,
टर्म लोन्स हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, ECBs, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स हो गए, इन सब के जरिए पैसा रेज करती है। इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग हाई होने से इसे कम से कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है। बोरोइंग मिक्स की बात करें तो FY24 के अब तक 9 मंथ्स में बॉन्ड्स का सबसे ज्यादा शेयर रहा है और वो है करीब 46.5%। इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स का शेयर करीब 31.5% का रहा है। अब IRFC के असेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो कंट्रीब्यूटर्स देख लेते हैं। करीब 50% लीज से आता है, दैट इज एडवांस अगेंस्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स टू बी लीज्ड, जिसमें नेशनल प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। उसके बाद लीज रिसीवेबल्स, रोलिंग स्टॉक असेट्स का करीब 36.5% का कंट्रीब्यूशन है। लीज रिसीवेबल प्रोजेक्ट्स असेट्स का करीब 13% का कंट्रीब्यूशन है और बस 1% AUM का RVNL को जो उन्होंने लोन दिए हैं उससे कंट्रीब्यूशन आता है। अब बात करते हैं IRFC के मैनेजमेंट की। शैली वर्मा कंपनी की चेयरमैन और MD हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में इनके पास 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इससे पहले ये PFC में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुकी हैं। देन कम्स श्री बलदेव पुरुषार्था जो नॉमिनी डायरेक्टर हैं। श्री बलदेव पुरुषार्था कंपनी के नॉमिनी डायरेक्टर हैं और इन्होंने IRFC बोर्ड को 2020 में ज्वाइन किया था। श्री भास्कर चोरड़िया भी कंपनी के नॉमिनी डायरेक्टर हैं। ये 2020 से रेलवे बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस हैं। पेयर कंपैरिजन की बात करें तो वैसे तो कंपनी की कोई डायरेक्ट पेयर नहीं है, बट PFC जो पावर सेक्टर को लोन देती है और रेलवे सेक्टर में RVNL से इस कंपनी को कंपेयर किया जा सकता है। तो वैल्यूएशंस देखें तो हाई है कंपैरेटिवली और इसका जो ROE है वो PFC और RVNL के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। अब बात करते हैं IRFC के फाइनेंशियल पैरामीटर्स और रेशियोज की। तो सबसे पहले FY23 देखें तो रेवेन्यूज में 18% तक की ग्रोथ देखी गई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। प्रॉफिट्स में 4% तक की ग्रोथ देखने मिली थी एंड AUM हैड इंक्रीज बाय 8.6% इन FY23। अब FY24 के 9 मंथ्स के रिजल्ट्स देखें तो रेवेन्यूज में ईयर ऑन ईयर 14% तक की बढ़त देखी गई है एंड प्रॉफिट्स कम हुए हैं। इस बार रेलवेज को डिसबर्समेंट्स नहीं हुए हैं और फाइनेंस कॉस्ट में भी 24% तक की बढ़त हुई है। इसका मतलब कंपनी ज्यादा कॉस्ट पर पैसा रेज कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन असेट्स में भी गिरावट दर्ज हुई है और इसका मतलब ये है कि कंपनी इक्विटी और असेट्स पर कम रिटर्न्स जनरेट कर पा रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी गिरावट देखने मिली है और कंपनी की इंटरेस्ट अर्निंग्स कम हो रही है। CRAR बढ़ा है विच इज पॉजिटिव एंड नेट गियरिंग रेशियो कम हुआ है विच अगेन इज अ पॉजिटिव। चलिए अब कंपनी का SWOT एनालिसिस देख लेते हैं, दैट इज कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को समझते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ, फॉल इन द डेट इक्विटी रेशियो। IRFC का डेट इक्विटी रेशियो लगातार इंप्रूव हुआ है विच इज पॉजिटिव। स्टेबल क्रेडिट रेटिंग, तो क्रिसिल, इक्रा और केयर की ओर से दी गई क्रेडिट रेटिंग भी काफी स्टेबल है और वो भी AAA है विच अगेन इज पॉजिटिव। नो GNPAs, तो कंपनी के GNPAs नील हैं क्योंकि इसका बिजनेस ज्यादातर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जुड़ा हुआ है जो कि फुल्ली सिक्योर है। एक्सपोज टू लेस रिस्क, कंपनी के कुल AUM में से 99% असेट्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में लगाए हुए हैं, मतलब कंपनी का जो क्रेडिट रिस्क है वो काफी कम है। कॉस्ट प्लस स्टैंडर्ड लीज अग्रीमेंट्स विद रेलवेज, तो IRFC ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ कॉस्ट प्लस लीज अग्रीमेंट साइन किया हुआ है और रेलवेज हाफ ईयरली बेसिस पर लीज देती है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों शामिल होते हैं। और साथ ही अगेन IRFC को फंडिंग में कोई दिक्कत है तो रेलवेज उसमें भी मदद करती है। रेजेस द लोन्स एट लोअर कॉस्ट, IRFC काफी कम रेट पर लंबे समय के लिए पैसा उधार लेती है और फिर उसी को रेलवेज को भी कम रेट पर लोन प्रोवाइड करती है और लंबे समय के लिए असेट्स फाइनेंस करती है, जिससे इसका जो बिजनेस है वो काफी कंसिस्टेंट रहता है। साथ ही रोलिंग स्टॉक और प्रोजेक्ट असेट्स का जो स्प्रेड है वो पिछले 5 साल से कंसिस्टेंट चला आ रहा है। नो टैक्स लायबिलिटी एंड नो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, तो कंपनी की टैक्स लायबिलिटी नहीं है। साथ ही इसे RBI के असेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग नॉर्म्स और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के डायरेक्ट एक्सपोजर नॉर्म से भी राहत मिली हुई है और इसे मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स भरने की भी कोई जरूरत नहीं है। कमिंग टू द वीकनेस,
क्लियरली ये स्टॉक महंगा ट्रेड कर रहा है। दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ हाई पीई। इसका पीई रेशियो करीब 34 है और अगर सेक्टर पीई की बात करें तो करीब 17 है। दैट मीन्स दिस स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं। वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो ये कंपनी इंडियन रेलवेज और उसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस से जुड़ी हुई कंपनियों को फंड दे सकती है। साथ ही ये डेडिकेटेड फ्रेट लाइंस, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, हाई स्पीड ट्रेन्स और रेलवे से जुड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए भी फंडिंग दे सकती है, विच इज पॉजिटिव। न्यू अप्रूवल्स। तो FY24 में IRFC के बोर्ड ने NTPC के लिए रोलिंग स्टॉक की फाइनेंस लीज को मंजूरी दी थी और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर दैट इज HORC को टर्म लोन देने का भी अप्रूवल दिया था। सो दिस शोज कि कंपनी अपने क्लाइंट्स को भी धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रही है। रिलेशनशिप विद राइट्स एंड IIFCL। IRFC ने राइट्स और IIFCL के साथ एक MOU साइन किया हुआ है और ये साथ में प्रोजेक्ट्स ढूंढने और फंडिंग का भी काम करते हैं। थ्रेट्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि इस साल कोई डिस्बर्समेंट नहीं हुआ था। FY24 के 9 मंथ्स में IRFC ने रेलवेज को कोई भी पैसा लेन नहीं किया है क्योंकि हर साल सरकार बजट में रेलवे सेक्टर का एलोकेशन बढ़ा रही है और इसलिए इन्हें पैसा उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। साथ ही FY25 के इंटरिम बजट में रेलवे का एलोकेशन 5% तक बढ़ा है, जिसका मतलब उम्मीद कम है कि इंडियन रेलवेज आगे भी इससे पैसा उधार लेगी। आखिर में बात कर लेते हैं स्टॉक के पास्ट रिटर्न्स की। तो एज यू ऑल नो कि इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को तो अब तक काफी खुश किया है। पिछले 3 महीने में करीब 108%, पिछले 1 साल में 454% और पिछले 3 साल में करीब 523% तक के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं बेंचमार्क इंडेक्स जो कि S&P BSE 200 इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म किया है। BSE 200 इंडेक्स ने पिछले 3 महीने में 15% और 1 साल में 32% और पिछले 3 साल में 57% तक के ही रिटर्न्स दिए हैं। तो क्या इन लेवल से IRFC उतनी ही तेजी से और बढ़ पाएगा? वेल, एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स को लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद ये फिर चलने को तैयार हो जाएगा। बट व्हाट डू यू थिंक? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और नेक्स्ट कंपनी हमें कौन सी कवर करनी चाहिए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।